अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या लग रहा है हमें, अपीलों की समाअत हाई कोर्ट में जारी है नवाज शरीफ साहब की, क्या नैब प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी की बुनियाद पर हम अब ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द बरी हो जाएंगे नवाज शरीफ? शुक्रिया फरिया। देखिए, यही सबसे बड़ा मसला है कि किसी गवर्नमेंट में नैब होती है तो उसका उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हुकूमत तब्दील हो जाती है तो नैब का रवैया भी तब्दील हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि कल जो नैब की पोजीशन थी वो पोजीशन सही थी या आज जो नैब पोजीशन ले रही है वो पोजीशन सही है। और मैंने ड्यूरिंग द हियरिंग भी जो जो चीज़ें देखी हैं, ज़ाहिर है मैं उधर तो नहीं मौजूद हूँ, लेकिन जो चीज़ें छपी हैं या जो हम टेलीविज़न पे देखते हैं, कहीं मुझे ये नहीं लगा कि नैब को ग्रिल किया गया हो। ग्रिल मीन्स कि नैब से पूछा तो जाए कि कल आपने इतना कोई किसी पर एक इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया, स्ट्रॉन्ग इल्ज़ाम लगाया, उस आदमी को आपने बंद रखा, उस आदमी को आपने सज़ा दिलवाई, और आज आप जो है आज एक डिफरेंट पोजीशन ले रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है अल्टीमेटली कोर्ट की वो तो लिमिटेशंस हैं कि अगर एक मैंने केस फाइल किया है और मैं केस विड्रॉ कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है कोर्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये पूछा ज़रूर जाना चाहिए। जो कल जो नैब ने केस बनाया था वो क्यों इतना स्ट्रॉन्ग था? कल तो कहा जाता था कि ओपन एंड शट केस, आज एक मुख्तलिफ पोजीशन ली जा रही है। तो मेरे ख्याल है अगर हमने इस चीज़ को, इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, नवाज शरीफ साहब के साथ अगर जाती हुई है तो बिल्कुल उनकी अपील जो है सुननी भी चाहिए और उनको उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर कल केस मजबूत था नैब के बकौल, तो नैब से ये तो पूछना चाहिए कि आज कैसे इतना कमज़ोर हो गया? कल क्या मैनिपुलेशंस हुई थी? और अगर कल मैनिपुलेशंस हुई थी और कहीं दबाव था, उन नैब अफसरान को बुला के उनसे उनका एहतसाब तो होना चाहिए। जब आप नैब को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो किसी का भी एहतसाब कर सकती है, तो फिर नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि इस तरीके से अगर हम चलें, कल फ़र्ज़ करें कल जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बजाय कोई और हुकूमत बन जाती है और उसका नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून से झगड़ा हो जाता है, तो यही यही नैब जो है वो बदली हुई नज़र आएगी आपको। फिर यही मुकदमात जो है वो बड़े मजबूत नज़र आएंगे आपको। तो मेरा ख्याल है ये जो साइकिल है इसको ख़त्म होना चाहिए अनटिल अनलेस वरना हम किसी भी उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। यही होगा कि कल आती है कोई भी हुकूमत आती है, वो पुराने केसेस खोल देती है, फिर नई हुकूमत आती है वो केसेस बंद कर देती है और अदालतें जो है वो बनी रहती हैं। हाउ डू यू लुक एट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मजहर अब्बास साहब, कंसिडरिंग कि खुद अभी कुछ दिन पहले फैसल वाडा साहब ने हमें हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो तो सीट एडजस्टमेंट देख रहे हैं PMLN की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी एक ग्रुप है जो समझता है कि PMLN के साथ ही मिलकर चलना चाहिए, एक है जो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। आपको क्या लगता है, विल इट परफॉर्म इन द नेक्स्ट इलेक्शन? देखिए फरिया, ये इलेक्शन जो है ना, ये इलेक्शन ही क्या, पिछले चंद सालों में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है ना वो मिडिल क्लास की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अभी मैं बहुत से MPs MNAs से गुफ्तगू कर रहा था जो पहले भी रहे हैं, वो रहे हैं। इन दी लास्ट 4-5 ईयर्स जिस तरह की महंगाई हुई है, तो वोटर्स को फैसिलिटेट करने की भी डिमांड्स बहुत ऊपर चली गई हैं। एक प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस के लिए, मैं प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई कैंडिडेट लड़ रहा है किसी पार्टी का, तो पार्टी खुद तो पैसे नहीं देती, वो कैंडिडेट को ही खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा कम हुआ है, हमने कुछ जमातें हैं जैसे MQM थी, माजी की MQM थी, या जमात इस्लामी है जो अपने कैंडिडेट्स को फंड करती हैं। अदरवाइज इस वक्त जो इलेक्शंस हैं वो एक मिडिल क्लास का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया चाहिए होगा। आप एक कॉर्नर मीटिंग करते हैं, उसके सब रेट देखें, लोग अब जो है वो आपको लोगों के लिए मिनरल वाटर की बॉटल्स भी रखनी पड़ती हैं, खाना भी देना पड़ता है, टेंट का खर्चा देख लें, कुर्सियों का खर्चा देख लें, झंडों और बैनर्स के रेट्स देख लें, और ये रेट्स आगे जाके और ऊपर होंगे जैसे जैसे इलेक्शन होंगे। ऐसे में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं
लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा है। पार्टियां भी आपको सबसे पहले तो अपनी पार्टियों को पैसा देना होता है। आप नॉमिनेशन फॉर्म जब आप पहले एप्लीकेशन के लिए पैसा देना होता है जो नॉन रिफंडेबल होता है। फिर आप इलेक्शन में अगर आपको टिकट मिल गया तो पैसा खर्च करना पड़ता है। अब मुझे बताएं कि ये इलेक्शन तो फिर मिडिल क्लास का इलेक्शन ही नहीं रहा। ये इलेक्शन अब अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास का इलेक्शन है। जो लोग इस वक्त एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो जाहिर है वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि वो पार्टी उन्हें किस तरह जो है फंडिंग कर रही है। जो अमीर लोग हैं, जो फ्यूडल्स हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने मादी की हुकूमतों को सर्व किया है, मुख्तलिफ हुकूमतों को, वो सिर्फ ये देखते हैं कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है, कौन सी पार्टी जो है वो उसको जो है वो लाडले का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसको जो है वो बैकिंग हासिल है, तो वो उसका रुख करते हैं। वहाँ उनको पैसा भी मिल जाता है, वो उन्हें उम्मीद हो जाती है कि चलो इलेक्शन लड़ने के लिए हद तक तो पैसा मिल गया है। तो ये इट्स नो मोर जेंटलमैन गेम नाउ। अब ये You thought it was a gentleman's game for some time. अब जो सूरत हाल है उसमें एक खुला मैदान है, सारे जो है अमीरों के दरमियान मुकाबला है। उन अमीरों में से कुछ अमीर जीत जाएंगे, कुछ अमीर हार जाएंगे, गरीब कोई नहीं होगा। आपका क्या मौक़िफ़ है सवाल से? It looks like बैक टू द फ्यूचर, दोबारा 18वीं तरमीम पे बात करें हम। परिया बड़ी मज़ाक़ा खेज सूरत हाल है और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी जिम्मेदार हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं। जब 18वीं तरमीम के तहत जो वजारतें सूबों में चली गईं, उसके वफाकी वजीर क्यों हैं? जी, अगर तालीम जो है वो सूबाई मसला है तो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर क्यों हैं? बट एक सेंट्रल पावर होनी नहीं चाहिए मज़हर साहब टू कीप एवरीथिंग इक्वलाइज्ड? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीक सेंटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट्स होने चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट्स हों। वो फेडरेटिंग यूनिट्स ने 18वीं तरमीम के बाद सूबों में कौन सी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं? तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पूछना चाहिए। आप जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। विफाक में अब ये डिपेंड करता है कि कोई जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो किस तरह एक्ट करते हैं, लेकिन ये तो है ना कि कम से कम एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है और वो गवर्नमेंट ऑफ द डे से सवालात कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि ये सिंध में क्यों नहीं है? सिंध में आज तक जो है वो प्रोविंशियल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो अपोजिशन का क्यों नहीं होता, लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं होता? वो पार्टी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती है, जो 18वीं तरमीम की बात करती है, उससे उनमें से किसी से ये पूछ ले कि क्यों नहीं है, विफाक में क्यों है और इसी के तहत है विफाक में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, यहाँ क्यों नहीं होता? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं होता? ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, लेबर मिनिस्ट्री वो चली गई है सूबों में, तो फेडरल लेबर मिनिस्टर क्यों हो? हेल्थ मिनिस्ट्री वो चली गई है सूबे में, तो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर क्यों हो? ये फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों हो? फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्यों हो? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों हो? सो इन एसेंस आप एग्री कर रहे हैं मुस्तफा साहब की बात से? नहीं, मैं तो ये चीजें तो देखें, ये चीजें अगर ये 18वीं तरमीम नहीं, अगर सूबाई खुद मुख्तारी का मसला आप पाकिस्तान बनने के फौरन बाद हल कर देते तो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता ही नहीं। क्या इशू था? यही तो इशू था कि आप जो है एक मेजॉरिटी प्रोविंस को आप एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे, एक मेजॉरिटी व्यू को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। ना 54 में आप तैयार हुए जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दिया इलेक्शन में, तो उस वक्त आपने उनकी हुकूमत, जगतू फ्रंट की हुकूमत गिरा दी, असेंबली तोड़ दी। जब 70 में वो मेजॉरिटी ले गए तब आपने मुल्क तोड़ दिया। तो चीज़ ये कि हमारी अप्रोच जो है वो, हम शायद खाकान साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर या मिफ्ता इस्माइल री इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ।
फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन पाकिस्तान क्या क्या ये रियासत इसलिए बनी थी